हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम एडवोकेट गौरव कुमार गुप्ता, MBA फाइनेंस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड. आई एम एक्सप्लेन दिस टॉपिक इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. पिछले वीडियो में कुछ पार्ट्स ब्रीफ में इनकम टैक्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था. आज आपको डीपली इनकम टैक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इनकम टैक्स का मतलब होता क्या है? इनकम टैक्स मीन्स होता है डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं. इनकम इनकम फॉर सैलरी. पहले इनकम टैक्स को व्हाट इज टोटल इनकम एंड हाउ इज इट कंप्यूटेड. हम इनकम टैक्स को कैसे कंप्यूटेड करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तीन प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इनकम फॉर सैलरी. टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी is gross total income as reduced by the amount permissible as deduction under section 80cc से 80U. The scheme of computation total income tax liabilities thereon can be easily understood with the help of the flowing chart. Income for salary. Income for salary को पहले हम लिखेंगे. उसमें इनकम फॉर सैलरी में कौन कौन से आते हैं चीज़, उनको हम एक्सप्लेन करें. इनकम फॉर सैलरी, इनकम बाय वे ऑफ अलाउंसेज. जो भी अलाउंसेज होता है, जिसको कहते हैं भत्ता, महंगाई भत्ता, उसको हम सैलरी के पार्ट में जोड़ते हैं. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रक्यूजिट. जो भी प्रक्यूजिट होता है, जो सुविधा होता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया या प्रक्यूजिट हो गया, ये सब इनकम फॉर सैलरी का पार्ट माना जाता है. उसको हम क्या करते हैं? ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 60. अंडर सेक्शन 60 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन करता है. उसके बाद हम इंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड करते हैं. उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स को ऐड करते हैं. तो हमारा क्या हो जाता है? इनकम फॉर सैलरी कहलाता है. अब सेकेंड पार्ट में होता है इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी में हम एडजस्टेड नेट एनुअल वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं. उसमें से क्या करते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का डिडक्शन करते हैं, उसको घटाते हैं. उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी में से प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, या किसी प्रोफेशन से या किसी बिजनेस से यदि हम कोई प्रॉफिट गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और उसमें से हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं. तो ऐड में से अमाउंट विच आर डेबिट टू PL अकाउंट बट नॉट अलाउबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन ऐड. करने का मतलब जो भी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट अमाउंट होता है, उसको हम अलाउ नहीं करते हैं डिडक्शन में. लेस एक्सपेंडिचर विच आर नॉट डेबिटेड और PL अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम डेबिट नहीं करते हैं. आर अलाउलेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 12 एक्ट. उसमें से हम क्या करते हैं? लेस इनकम विच आर क्रेडिट टू PL अकाउंट बट आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10. अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत इनकम जो होता है हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट होता है उसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं दोज इनकम विच आर नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट आर टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. करने का मतलब जो भी इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन के हेड में उसको हम दिखाते हैं. प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. इस तरह हमारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन निकल जाता है. उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में कैपिटल गेन को एक्सप्लेन करते हैं. कैपिटल गेन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कितना अमाउंट कैपिटल गेन से में कितना अमाउंट आया, उसमें से हम लेस करते हैं अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, 54H. इनकम फॉर
कैपिटल गेन। अब इनकम फॉर अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में हम बताए थे। यदि कोई रास्ता में हम जा रहे हैं, यदि हमको 50,000 रुपये मिल गया या 1 लाख रुपये मिल गया, तो वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। उसको भी हम इनकम फॉर अदर सोर्स के नाम से जानते हैं। इनकम फॉर अदर सोर्स में ग्रॉस इनकम, उसके बाद इससे ग्रॉस इनकम में से लेस क्या करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। अंडर सेक्शन 57 में इनकम फॉर अदर सोर्स में डिडक्शन किया जाता है, फिर इनकम फॉर अदर सोर्स हो जाता है। अब ये टोटल इनकम को जोड़ देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, टोटल इनकम निकल जाता है। अब टोटल इनकम में से एडजस्टमेंट करते हैं, लेस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। करने का मतलब है कि जो एडजस्टमेंट होता है तो उसको हम अगले फॉरवर्ड को लॉस को हम अगले फॉरवर्ड में इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यह मेरा क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम। भी जब भी तो टोटल इनकम जोड़ने के बाद यह मेरा क्या हो जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि अभी यह मेरा टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी इसको ग्रॉस माना गया, माने इस्टीमेटेड माना है। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, इस्टीमेटेड, वह एक्चुअल नहीं हुआ। जब तक हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो एक्चुअल नहीं माना जाएगा। एक्चुअल पर ही इनकम टैक्स चार्ज होता है। अब आइए ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U का डिडक्शन करते हैं। तो टोटल इनकम मेरा हो गया नेट इनकम, राउंड ऑफ में हम नेट इनकम को ले लेते हैं। अब जैसे अब हम क्या करेंगे, जब मेरा नेट इनकम आ गया 80C से 80U का जब हम डिडक्शन कर देते हैं, तब यह मेरा नेट इनकम होता है। जब तक ग्रॉस टोटल इनकम में से जब तक 80C से सेक्शन 80C से 80U का जब तक डिडक्शन नहीं होगा, तब तक वो टोटल नेट इनकम नहीं माना जाएगा। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लेबिलिटी। अब टैक्स लेबिलिटी का हम कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, टैक्स ऑन नेट इनकम को में से हम रिबेट कर देंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इन द केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग नेट इनकम एक्सीडिंग ₹5 लाख। ठीक है, इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, उसमें क्या करेंगे, ऐड सरचार्ज को ऐड कर देंगे। टैक्स एंड सरचार्ज हो गया, ऐड एजुकेशन से 2% टैक्स एंड सरचार्ज पर 2% हो जाएगा। ऐड कर देंगे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन केस, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 86, 89, 90, 90A, 91 टैक्स। उसके बाद प्रीपेड लेस करेंगे, प्रीपेड टैक्स जो था, जो एडवांस में हम टैक्स बकाया है उसको क्या करते हैं, एडवांस में हम टैक्स दे दिए, उसको क्या करते हैं, प्रीपेड टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट, टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स पेड इन टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब हो गया ये गवर्नमेंट का सोर्स होता है, जिसको कहते हैं TDS। ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, TDS। टैक्स पेड इन एडवांस, जब हम एडवांस में कोई टैक्स पेड करते हैं, उसके बाद उसमें से जितने भी प्रीपेड टैक्स उसको लेस कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ में टैक्स लेबिलिटीज क्रिएट करते हैं। क्योंकि एडवांस को हम इसलिए लेस करते हैं कि भविष्य में यह मेरा टैक्स पेमेंट करना ही होगा, भविष्य में टैक्स तो हमको पेमेंट करना ही होगा, तो इसीलिए हम इसको टैक्स लेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। जैसे प्रीपेड पेड लेस को टैक्स को घटा दिए, टैक्स पेड सेल्फ असेसमेंट को माइनस में डाल दिए। तो इस प्रकार टैक्स पेड इन एडवांस जो होता है ये मेरा टैक्स लेबिलिटीज़ के अंतर्गत राउंड ऑफ होता है। अब राउंडिंग ऑफ इनकम सेक्शन 228 हमें डील करता है, द टैक्सेबल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द 10 रुपीज़ एंड फॉर दिस पर्पस any part of rupees consisting of pays shall be ignored, and thereafter if such of the next higher amount which is multiple 10, if the last figure is less than 5, the amount shall be reduced to next lower amount which is multiple of 10। करने का मतलब है कि जो भी हम अमाउंट एडजस्टमेंट करते हैं, इनकम फॉर राउंडिंग ऑफ करते हैं, इनकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, उसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पर असेसमेंट ईयर, यदि मान लें मेरा असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 2003 से 2024,
तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या है, अप्रैल टू मार्च मेरा सेशन चलेगा। अब इनकम टैक्स रेट्स के आर फॉलो होता है इंडिविजुअल। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल, अन 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 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, BOI, body of individual are given. Of senior citizen, in the case of resident individual who is at least 60 years of age at any time during the previous year 2014-15 but less than 18 years on March 30, 2015, born during April 1935, March 1991 at the rate of 10% between rupees 5 lakhs and 10 lakhs, a slab rate in 20% in income in excess rupees 10 lakhs is taxable rate 30%. These rates applicable only in the case of resident, ordinary, otherwise senior citizen. In case of non-resident, senior citizen, the exemption limit is rupees 2,50,000 and given below. करें का वर्ड सीनियर सिटीजन्स को यह सुविधा दी गई है कि इसके अंतर्गत वो अपना एडजस्टमेंट कर पाए। अब मेन पॉइंट आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर एक्सप्लेन करना, व्हाट आर द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। पहले तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कंपनी क्या है, फॉर्म क्या है, सरचार्ज इनकम टैक्स क्या है। फॉर्म का मतलब ए पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर्स फॉर्म, टैक्सेबल डेट रेट 30%, नो एग्जम्पशन ऑफ लिमिट। पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है हैविंग ए शेयर कैपिटल। एक पार्टनरशिप के पास अपने पास एक शेयर कैपिटल होता है जो 51% शेयर हेल्ड करता है, ठीक है, तो उसके पास लिमिटेड लायबिलिटी होता है। इस टैक्सेबल अंडर 30%, नो एग्जम्पशन लिमिट। अब आइए कंपनी, ए डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% एंड नॉन डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 40%, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 50%। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरचार्ज लगाती है। इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड अबव शैल बी इंक्रीज बाय ए सरचार्ज, हाउएवर फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16 सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल इफ द टैक्सेबल इनकम ₹1 crore लेस इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 crore, सरचार्ज एप्लीकेबल एज फॉलो। अब आइए राउंडिंग ऑफ टैक्स, व्हाट इज द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, विच इज डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, व्हाट आर द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन्स को तो हम एक्सप्लेन कर ही दिए आपको राउंड ऑफ में। अब इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है राउंडिंग ऑफ टैक्स। अब आइए व्हाट आर द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट आर टू टाइप्स, capital receipt or revenue receipt. The distinction between the two is vital because capital receipt are exempted for tax unless they are expressly taxable. So ठीक है, instance capital gain are taxable under section 45 even if they are capital receipt. On the other hand, revenue receipts are taxable unless they are expressly exempted for tax. For instance, income exempted under section 10. As Act does not define term capital receipt and revenue receipt, one has to depend upon natural meanings of the concept as well as decided case. इसके अंतर्गत हम इस केस का डिसाइडेड करते हैं कि क्या कौन सा मेरा कैपिटल गेन है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है। अब कैलकुलेट ऑफ द कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। ए रिसिप्ट ऑन अकाउंट इज सर्कुलेटिंग, कैपिटल इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल क्या है, मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। वेयर इज रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज ए कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट इज द materials. In order to determine whether receipt is capital revenue in nature, one has to go by in nature. Hence, the recipient, the source for which payment is made, has no the bearing on questions. उस पर पेयर्स मोटिव इरिलीवेंट होना चाहिए। मेरा मोटिव क्या होना चाहिए, इरिलीवेंट। द मोटिव ऑफ पेयर्स इज नॉट
relevant while deciding whether particular receipt, revenue and capital in nature. Receipt in lieu of source of income. ल्यू ऑफ सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? रिसिप्ट इन ल्यू ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज कैपिटल रिसिप्ट. जो भी हम कैपिटल रिसिप्ट करते हैं वो रिसिप्ट इन ल्यू ऑफ सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है. रिसिप्ट इन ल्यू ऑफ इनकम इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट. फॉर इंस्टेंस रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब समझ में आएगा. रेवेन्यू जो हम सेल करते हैं, सेल्स रेवेन्यू रिसिप्ट को होता है, हम सेल्स फिगर को देखते हैं कि हमारा सेल्स फिगर क्या है. तो इसलिए हम रेवेन्यू. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जो मेरा पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है उसका जो आउटपुट है उसको हम चार्ज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखती है. लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है सेल्स फिगर. ऑलवेज सीए फॉर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म या सीए फाइनल किए हुए उनको रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में कंपेरिजन करने में कठिनाई होती है, जिस कारण से उनका जब अकाउंटेंसी बनाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट में ही ट्रीट करेंगे. अब आइए, फॉर इंस्टेंस कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कैपिटल रिसिप्ट, वेर इज अ कंपनसेशन टेम्पोररी डिजोल्वेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. अब लमसम पेमेंट का मतलब क्या? एक मुश्त भुगतान करना. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर रिसिप्ट इज कैपिटल रेवेन्यू इन नेचर, द फैक्ट दैट इट इज ए लमसम पेमेंट, लार्ज पेमेंट, periodical payment, not relevant. It's not necessary that revenue receipt should be recurring. A capital receipt should be single receipt. A capital receipt क्या होगा? A single receipt माना जाए. Nature of receipt under company law irrelevant. Treatment of receipt under company law is not relevant while deciding whether a receipt is capital revenue in nature under tax law. कंपनसेशन मेजर बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट. एस्टिमेटेड प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? जो प्रॉफिट हम पहले से कल्पना कर लिए उसका हम कंपनसेशन को मेजर करेंगे. द मेयर फैक्ट दैट ए कंपनसेशन इज मेजर बाय एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट, इट कैन नॉट मेक द रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. जो भी प्रॉफिट हम एस्टिमेट कर लिए, कल्पना कर लिए, वो हम रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं बना सकते. It is a quality of payment that it decides of the character of the payment and not method payment is measures. अब इनकम फॉर वेस्टिंग एसेट्स. कोई भी वेस्टिंग एसेट्स का हम इनकम लेते हैं, जैसे मान लें प्रॉफिट फ्रॉम ए कैपिटल विच इज एग्जॉस्टेड कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन इज चार्जेबल टू टैक्स. जो भी हम कैपिटल से कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम मीन्स उसका यूज कर रही है, तो वह रियलाइजेशन प्रोसेस से जो भी टैक्स हुआ वह चार्जेबल होगा. देयरफॉर इसलिए इनकम फॉर माइनस एंड क्वारीज इज नॉट रियलाइजेशन ऑफ कैपिटल कंज्यूम बट इज चार्जेबल टू टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए यह टैक्स चार्जेबल हो जाएगा. अब डिस अलाउंसेज टू पर्सन मेकिंग पेमेंट. जब हम डिस अलाउंसेज कर दिए तो मेकिंग पेमेंट पर्सनस के लिए क्या होता है? द फैक्ट द अमाउंट पेड टू नॉट अलाउ as the permissible deduction in the assessment of person making payment cannot determine the character of receipt at hand of the recipient. Insurance receipt. Insurance receipt का होता है? Receipt under a general insurance policy may be capital receipt if the policy relates to capital assets. Alternatively, it may be revenue receipt if the policy relates in circulating assets. Taxability of the amount paid on settlement of claim by insurance company. ठीक है? Depends both the natural payment and the purpose of insurance. Where payment is made by an insurance company to compensate for loss use any goods in which the SAC does not carry any business, it would be capital receipt. Example of compensation receipt for loss machinery due to fire. Generally, such a capital receipt not taxable. In some case, however, such capital receipt is chargeable to tax. चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी. जब हम करेंसी का लेन देन रेट में चेंज करते हैं तो इफ बाई वर्च्यू ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी एक्सेस अमाउंट इज रियलाइज बाई SAC इंगेज इन द बिजनेस एक्सपोर्टिंग गुड्स, द एक्सेस अमाउंट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट. On the other hand, in foreign currency is kept in investment to acquire a capital asset. The profit made due to change the rate exchange currency is capital asset. जो भी करेंसी का बिजनेस करते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस किए
या बैंकिंग सेक्टर जो भी करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं, यह कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट माना जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको कैपिटल रिसिप्ट में मानती है। अब सब्सिडी आइए। फॉर द पर्पज टू हैव द एसएससी टू सेट अप in business and complete project to money must be treated having been received for capital purpose, but if money is given to SSC for assisting if in the carrying out the business operation and the money given only for commencement of production, such subsidy must be treated assistance purpose treated and revenue receipt. There are few principles which is one of the following deciding nature of the receipt if the however difficult to state any specific test determining the nature of receipt. Though the dividing line between capital and revenue received in real at sometimes become the difficult to draw, therefore a decision will be have to be taken in each case in light of fact of surrounding circumstances. Surrounding the circumstances होता है चारों तरफ परिस्थितियाँ. The honest approving the honest that the particular receipt is a capital revenue nature normally to income tax department, where however is प्रकार the SSC in the normal circumstances in position to prove his connection. Honest will be him produce the necessary evidence. What is capital and revenue expenditure? Capital and revenue expenditure होता क्या है, इसको अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम आपको टाइप ऑफ अकाउंटिंग मेथड बताएंगे। मैनुअली आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में मर्केंटाइल सिस्टम और कैश सिस्टम। मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, यूएस में मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम या एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। अंडर मर्केंटाइल सिस्टम इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। फॉर इंस्टेंस इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड। जो भी हम इनकम एक्रू करते हैं उसके दरमियान, उस पीरियड के दरमियान, वो मेरा रिकॉर्डेड होता उस साल। इट इज रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर during a year preceding and following the previous year. Similarly, expenditure recorded become due during previous year irrespective of the fact whether it's paid during the previous year or not. The profit calculated under the mercantile system, thus profit actually earned during the previous year, though not necessarily realized in cash. Very important hardcore finance के लिए mercantile system. Cash system. Under cash system, accounting revenue and expense recorded only when received या paid. For instance, income received during the previous year including taxable income, where it is earned during the previous year, it is earned during the year preceding or following the previous year. Similar expenditure is deductible from taxable income only paid during the previous year, irrespectively of the fact whether it relates to previous year, not income. Under cash system accounting, therefore, excess of receipt over disbursement during the previous year. Method of accounting and accounting standard computing income. Section 145 provide the following. Income chargeable under the head. उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स नोटिफिकेशन, इनकम डिस्क्लोजर टैक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पार्ट्स को डील करेंगे। इनकम टैक्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को एक्सप्लेन करेंगे और ऑडिटिंग के कुछ पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे कि जब ऑडिटर एजीएम अटेंड करता है तो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस बेसिस पर अपना फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हार्डकोर फाइनेंस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि इनकम टैक्स किस रेट से काम करता है, क्या इसका स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट के अंतर्गत कैसे राउंड अप होता है, इस चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड पार्ट्स और कौन कौन से हैं। उसके बाद आपको रेसिडेंटल स्टेटस इफेक्ट टैक्स इंसिडेंस होता क्या, व्हाट इज रिलेवेंसी ऑफ रेसिडेंटल स्टेटस। अब मान लें कि एनआरआई है या इंडिविजुअल अनडिवाइडेड फैमिली है या फॉर्म है, एसोसिएशन है, ये किस प्रकार से अपना टैक्सेशन को फॉलो करती है। अब डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गए, इनडायरेक्ट टैक्स में अदर्स डिपार्टमेंट जैसे फाउंड आउट स्टेटस, अनडिवाइडेड फैमिली, इसके बारे में जानना है। उसके बाद आपको
रीजन्स को जानना है कि क्या रीजन्स है, कनेक्शन रिसिप्ट इनकम, हाउ इज टू अंडरस्टूड, व्हाट इज एक्रूअल एंड इनकम। एक थोड़ा सा हम आपको बता दें एक्रूअल इनकम क्या होता है। इनकम accrued in India in chargeable to tax in all cases irrespectively of residential status of NSSC। कहने का मतलब जो भी इनकम एक्रू होता है भारत में, इंडिया में, वो एसएससी के स्टेटस, जो एसएससी रेसिडेंट है, जो भारत के रेसिडेंटियल स्टेटस है, उसी केस में यह चार्जेबल माना जाएगा। आउट ऑफ इंडिया चार्जेबल। वर्ड एक्रू एंड अराइज आर यूज इन कंट्राडिक्शन to the word receipt. Income is said to be received when reaches the SSC. When the right to receive income become vested in SSC, it is said to accrue and arise। अब इसे accrue मीन्स क्या होता है कि जो मेरा पहले से ही हम एस्टिमेटेड कर लिए कि यह मेरा इतना टैक्सेबल इनकम है, इतना यह बकाया है, या इतना मेरा इस SSC के समय इतना मेरा टैक्स एक्रू कर रहा है। तो इस अनुसार हम वर्ल्ड वाइड भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपने रेसिडेंटियल एड्रेस पे भी रेसिडेंटियल स्टेटस पे भी हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है ना, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसका यूज करती है। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस का सबसे टॉप कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसका नाम है एडजस्टमेंट। जिसको एडजस्टमेंट आ गया उसको अकाउंटेंसी आ गया, जिसको एडजस्टमेंट आ गया उसको इनकम टैक्स भी आ गया। माने कॉस्टिंग भी एडजस्टमेंट। कॉस्टिंग तो एस्टिमेटेड बेसिस पे है। कॉस्टिंग को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स पे पूरा कमांड होना चाहिए, और भी मैथमेटिक्स ओनली फॉर 10+2 लेवल का ही रहना चाहिए। उससे ज़्यादा हाई लेवल की का पूरे अकाउंटेंसी में कहीं से नहीं आता। इसीलिए आपको फाइनेंस जानने के लिए हर एक पॉइंट्स को समझना होगा। कैश परचेज काइंड्स क्या होते हैं, रिसिप्ट एंड एक्रूअल बेसिस क्या होते हैं, एक्चुअल रिसिप्ट एंड डिमांड रिसिप्ट क्या होता है। अब डिमांड रिसिप्ट आ गया, ये बैंकिंग ट्रांसफरेबल बैलेंस क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एसईसी को जब डिडक्शन देता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स और डिडक्शन एट सोर्स का प्रोसीजर क्या होता है, 15GH 15CH फॉर्म कैसे फिलअप होता है, ये सबको जानना होगा। उसके बाद ऑपरेशन नॉट टैक्स द बिजनेस कनेक्टिविटी क्या होता है। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, जब इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसमें टैक्स डिपार्टमेंट क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी पॉइंट्स को डील करेंगे। आज आपको यहीं पर हम अपना वीडियो वाइप आउट कर रहे हैं। थैंक यू।